Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, as you know, we have already discussed on some continuous probability distribution, such as uniform distribution, exponential distribution, and normal distribution. Today, we are going to discuss about chi-square, F, and T distribution. So, let's discuss our some outline. What is the T distribution? We are going to discuss about the T distribution and the relation of T distribution to the normal distribution. So what is the chi-square distribution and the relation of chi-square distribution to the normal? And similarly, the F distribution and its relationship with the normal and the chi-square distribution. So this is our outline. We're going to discuss about these topics. So let me discuss about some introduction of the distributions. So there are many theoretical distributions, both continuous and discrete, right? We can use this distribution as the test statistics in inferential statistics, right? Inferential statistics mean when we are going to test or we are going to testing about the parameters, then we use some statistics like Z or T, chi-square, and F distribution. So all these distributions can be used as a test statistics in the inferential statistics. So इसका क्या मतलब है कि हमने इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर, यानी फॉर एग्जांपल हमने आगे टेस्टिंग करनी है अपने फर्दर जो भी हमारा प्रोसीजर होगा आगे हमने इसको टेस्टिंग में यूज़ करना है। तो टेस्टिंग में हमारे पास कौन से टेस्ट यूज़ होते हैं? ज़्यादातर जी यूज़ होता है, टी, काई स्क्वायर, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रॉक्सीमेट करते हैं, राइट। जी एंड टी आर क्लोजली रिलेटेड टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। अब देखें, हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स डिस्कस करना है, ठीक है, कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैसे आप फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद काई स्क्वायर और एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये रिलेट करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर हमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना पड़ेगा। सो ये आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली हमारे फर्दर जो आने वाले लेक्चर होंगे उसमें हेल्पफुल होगा। तो आज के लेक्चर को हम समझेंगे कि क्या इसका ब्रीफ यानी इंट्रोडक्शन है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। आप देखें टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरी एक डेरिवेशन है, पूरी आप डिराइव करेंगे, एक बहुत बड़ा यानी कि लेंथी प्रोसीजर है। सो हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहे, जस्ट हम देखते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कैसे बन सकता है और इसको कैसे आप यूज़ करते हैं। सो लेट्स z be a standard normal random variable. So we have a standard normal random variable which is z, and v a chi-square random variable with v degree of freedom. So we have two variables which is z and v. Z is approximate as standard normal random variable, and v is a chi-square random variables with degree of freedom v. So if z and v are independent, so where z and v are independent mean they are independent, ठीक है? You know about the independent and dependent events. Then the distribution of the random variable t. So t एक नया random variable बनेगा जिसकी distribution follow करेगी t distribution को। अब वो t random variable क्या होगा कि z जो है ना, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को हम फॉलो कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कह चुके हैं। इस z को आप डिवाइड करें ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ v, यानी v बेसिकली का स्क्वायर रैंडम वेरिएबल को फॉलो कर रहा है। तो ये इसकी एक डेरिवेशन अगर करेंगे, पूरे इस फिनोमिना को हम आगे जाके सॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन बनेगा। वो ये आपके पास फंक्शन बनता है जिसमें आपके पास एक पैरामीटर है, यानी अब आपके पास अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका एक पैरामीटर होता है जिसको आप v कहते हैं। सो v की जगह पे आप n भी यूज़ कर सकते हैं। सो v इज़ अ बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम।
सो वी आपका एक पैरामीटर है जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो पैरामीटर है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल है, और ये इसका फंक्शन हो गया। और बेसिकली इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, क्योंकि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन वी के साथ लिंक करती हैं, और दोनों जो है ना नेगेटिव साइड पे भी हो सकती हैं, पॉजिटिव साइड पे भी हो सकती हैं। सो इसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। सिमिलरली इसमें आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं, जिसमें एक्स बार और एस स्क्वायर यूज़ होता है। एक्स बार आपको पता है कि सैम्पल मीन है, और एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस है फॉर द सैम्पल डाटा। देखें x1 x2 so on xn be independent and variable that are all normal with mu and mu। अब ये देखें तमाम जो है ना ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। और तो मीन क्या फार्मूला भी आपको पता है, एस स्क्वायर का भी पता चल गया। सो टी विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट एन। सो म्यू बेसिकली आपका फॉलो कर रहा है मीन को, और जो एस ओवर स्क्वायर रूट एन है ये स्टैंडर्ड एरर है ऑफ एक्स बार। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू एस ओवर स्क्वायर रूट एन एक्स बार माइनस म्यू। ये आपका स्टैटिस्टिक है, और ये उसका पैरामीटर का मीन है, यानी एक्स बार का स्टैटिस्टिक का पैरामीटर है म्यू। सो वी इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। सो शेप में हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि शेप में क्या फ़र्क हो सकता है, जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करें तो क्या डिफरेंस हो सकता है इनकी शेप में। सो बेसिक डिफरेंस ये होगा कि देखें अगर v इज इक्वल टू 2 है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास ये जो इसकी शेप है ये फ्लैटर है। जैसे ही आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज़ करेगी, v इक्वल टू 5 पे आएंगे हम, या कोई और वैल्यू ले लें, तो ये आपकी शेप भी थोड़ी पीक्ड हो जाएगी। सिमिलरली आप इससे मज़ीद अगर इंक्रीज़ करते हैं तो शेप मज़ीद पीक हो जाएगी। आप देखें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन क्या होता है कि नॉर्मल ही है, लेकिन इसमें सिर्फ शेप की फ्लैटरनेस और पीकनेस में फ़र्क आ जाता है। तो जैसे जैसे आपने पैरामीटर की वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो शेप हमारी क्या हो गई है, पीक्ड हो गई है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो टी डिस्ट्रीब्यूशन की जब शेप पीक्ड होती जाती है तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। क्योंकि देखें आपको इस चीज़ का याद होगा, हमने पहले डिस्कस किया है कि जो हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीक्ड होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन से। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है, फ्लैटर होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल के। लेकिन जैसे जैसे वी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि वो इंक्रीज करता जाएगा, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो करते जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जानी जाती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि लेफ्ट टेल का एरिया या राइट टेल का एरिया, लेफ्ट साइड पे हम जब जाएंगे तो माइनस की वैल्यूज़ होंगी, और राइट साइड पे जब हम जाएंगे तो प्लस की वैल्यूज़ होंगी। सो अबाउट ज़ीरो यानी कि बेसिकली मीन होता है यहाँ पर, तो वो ज़ीरो होगा। कि अब देखें ज़ीरो से सिमेट्रिक है ना, ये आप इस साइड पे जाएंगे इक्वल एरिया है, राइट साइड पे भी जाएंगे इक्वल एरिया है। सो लेफ्ट साइड पे जब जाएंगे तो माइनस की वैल्यू होंगी, राइट साइड पे जब जाएंगे तो प्लस की वैल्यूज़ होंगी। इसके लिए भी हमें एक टेबल यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम टी टेबल कहते हैं। तो फर्दर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन करेंगे, तो जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सैम्पल मीन के साथ, तो हम इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह सॉल्व होती हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है अपनी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए। क्या फार्मूला यूज़ करना है, वो एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ठीक है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होगा। तो ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी काइस्केड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इतना फिलहाल हम सिर्फ इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस तरह अपने डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ करना है फर्दर अपने टेस्टिंग के लिए या एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि एस्टिमेशन के लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, इसी तरह टेस्टिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। काइस्केड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? काइस्केड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि समिंग दी
स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एंड, यानी कि फॉर एग्जांपल आप यूँ कह सकते हैं कि आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर लेना है और फिर उसको सम करना है। जितने भी आपके पास रैंडम वेरिएबल होंगे उन सब रैंडम वेरिएबल्स, अब रैंडम वेरिएबल कौन से, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल यानी जिसको जी आप कहते हैं, उस जी का आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, उन सब का आपने स्क्वायर लेना है और फिर उसको सम कर देना है। जब उसका स्क्वायर लेके और सम करेंगे वो इज इक्वल टू हो जाएगा का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होगा 3 के। अच्छा, इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है जी, ठीक है, x माइनस एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। अब देखें ये आपके पास सिंगल रैंडम वेरिएबल है, इसका स्क्वायर अगर आप ले लें तो वो इक्वल हो जाता है का स्क्वायर के, जिसका क्योंकि एक रैंडम वेरिएबल है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 होगा सिंगल, क्योंकि रैंडम वेरिएबल एक है ना। अगर आपके पास n रैंडम वेरिएबल होते हैं, n से मुराद है कि x z1 z2 सो ऑन zn आपके पास अगर रैंडम वेरिएबल हैं तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम n की इक्वल हो जाएगा। अब देखें व्हाट वुड इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक, वो कैसे बनेगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू वो आपके पास 0 होगी, यानी इसका मतलब क्या हो गया, का स्क्वायर की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिट, यानी कि इसका मतलब 0 टू इन्फिनिटी तक ये लाइक करता है, ठीक है। सो का स्क्वायर की रेंज क्या होगी, इसको इस तरह हमेशा लिखते हैं, तो का स्क्वायर की रेंज 0 टू प्लस इन्फिनिटी होगी, ठीक है। ये आपके पास है। अच्छा, आप यहाँ पर अगर नोट करें तो ये भी ऐसे ही है, ये देखें ये 0 है और ये इसकी शेप है प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी शेप स्क्यूड है इस टाइम, स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड शेप है इस टाइम, ठीक है। तो ये मोस्टली इसकी शेप पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती। लेकिन ये जो शेप है इसकी का स्क्वायर की, ये नॉर्मल को भी फॉलो कर सकती है, लेकिन वो कैसे करेगी उसको हम डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो ये आपके पास अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो शेप इस तरह बनेगी। फर्दर इसकी शेप्स किस तरह बन सकती हैं वो हम देखेंगे। सो मोस्ट जो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 तक रह सकती है। ये हमने इसको डिस्कस कर लिया और ये भी हमें पता चल गया। और ओरिजिनल अगर हम देखना चाहते हैं कि का स्क्वायर किसके इक्वल है, तो का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ जी आई स्क्वायर। जी आई से मुराद क्या हो गया, 1 2 3 सो ऑन n, ठीक है। तो जितने भी रैंडम वेरिएबल होंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल, उसका इसका आप डिग्री ऑफ फ्रीडम n के इक्वल हो जाएगा, जितने भी होंगे उसको n कहेंगे। ये आपके पास बेसिकली का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल हैं, एक z1 स्क्वायर और z2 स्क्वायर। तो का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्योंकि 2 रैंडम वेरिएबल हैं तो का स्क्वायर के डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और इन सब को सम करेंगे, यानी z1 और z2 को सम करेंगे, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू काई 2 स्क्वायर का 2 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। का स्क्वायर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ईच स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज टेकन फ्रॉम द यूनिट नॉर्मल, यानी जो भी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिट नॉर्मल यानी जी रैंडम वेरिएबल को फॉलो करेगी, ठीक है। The shape of the chi-square distribution depends on the number of square deviates that are added together. मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस पॉइंट को। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि शेप में क्या चेंज आ सकता है। देखें अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के इक्वल है, ठीक है, तो शेप आपकी स्क्यूड है, बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज किया है, शेप आपकी लेस स्क्यूड होगी, ये अब लेस स्क्यूड शेप है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, जैसे मजीद डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने इंक्रीज किया है तो इसमें मजीद स्क्यूनेस कम हो गई है। स्क्यूनेस कम कैसे होती है, कैसे पता चला है स्क्यूनेस कम हो रही है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो करती जा रही है। जैसे जैसे वो नॉर्मल की तरफ इंक्रीज करती जाएगी यानी फॉलो करती जाएगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लेस स्क्यूड होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 to 10 पे जब हम आए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट, ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऑलमोस्ट नॉर्मल की जैसे शेप इसकी बन गई है, यानी ऑलमोस्ट नॉर्मल को फॉलो कर गई है।
तो ये इसकी कुछ आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करता जाएगा, शेप आपकी नॉर्मल को फॉलो करती जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखा करें कि ये जो है ना लाइन होती है, इसको टच नहीं करना चाहिए। ये आपकी ये जो चीज़ है, इसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी इसको टच नहीं करते। तो ये हो गया पॉइंट। फर्दर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ काई स्क्वायर इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहली बात है ये इसका जो मीन होगा वो किसके इक्वल होगा? इसका मीन इक्वल होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हो गया? अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वी के इक्वल है तो मीन इज इक्वल टू वी हो जाएगा। ठीक है, सो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप ले रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू एन, तो मीन इज इक्वल टू एन हो जाएगा। सिंपल है। सो इसका अगर वेरिएंस लेना चाहते हैं आप, तो वेरिएंस इज इक्वल टू 2v होगा। 2v क्या मतलब? डिग्री ऑफ फ्रीडम का ट्वाइस। ठीक है, इट मीन का ट्वाइस कर लें तो वेरिएंस बन जाएगा। अगर मीन आपका v है तो इसका ट्वाइस वेरिएंस 2v बन जाएगा। ठीक है, अगर मीन n है तो वेरिएंस क्या बन जाएगा? 2n हो जाएगा। यदि वेरिएंस इज 2v, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 2v। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगी। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद इसका भी एक टेबल होगा जो हमने यूज़ करना होगा, टेबल ऑफ काई स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंट उसमें आपने यूज़ करना होता है परसेंट जो भी होगा अल्फ़ा वो यूज़ करेंगे हम। ये आपके पास दो रैंडम वेरिएबल हैं, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलग अलग होगा, v1 और v2। अगर दोनों काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल को आप ऐड कर दें तो वो यानी दो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल हैं, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलग अलग होगा, v1 और v2। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको कैसे यूज़ करता है करना है, हम इसको फर्दर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो आगे आने वाले लेक्चर होंगे इंशाल्लाह। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, काई स्क्वायर को एज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह भी यूज़ हो सकता है, n-1। ठीक है, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर n-1 यूज़ होगा। तो किसी पॉइंट पे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, काई स्क्वायर इज इक्वल टू n-s स्क्वायर। ठीक है, ये मुख्तलिफ टेस्टिंग होती हैं, आगे हमने टेस्टिंग करनी होती है तो वहाँ पर आपको ये बेसिकली यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, ये भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ हो सकता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे पॉइंट। ठीक है, ये इसकी फर्दर इसको अगर आप क्लोज करना चाहें तो वो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो n-1 आएगा। तो ये बेसिकली आपके काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल का टेस्ट स्टैटिस्टिक है जो टेस्टिंग में यूज़ होगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होगा, या एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर में यूज़ हो जाएगा, या यूँ कह लें कॉन्फिडेंस इंटरवल नेक्स्ट हमने फाइंड करना पड़ सकता है तो वहाँ पर ये यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नॉर्मेलिटी एजम्पशंस, कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल में फॉलो कर जाती है, कि यार नॉर्मल में क्या क्या इसकी नॉर्मलिटी एजम्पशंस से क्या मतलब है। वी अज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू फिगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड दस p levels. Violation of normality have minor implications for testing means, especially as n gets large. तो मतलब ये है कि जैसे जैसे n आपका लार्ज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो कर जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो जैसे देखें ना, जैसे अब वायलेशन होगी नॉर्मलिटी की अजम्पशंस की तो आपकी वो टेस्टिंग ठीक नहीं होगी। इसी तरह अगर वो एन इंक्रीज कर जाएगा तो आपकी जो नॉर्मल अजम्पशंस है वो नॉर्मल को फॉलो कर जाएगी। तो जब टेस्टिंग करते हैं तो उसमें एक बेसिक अजम्पशन ये होती है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो करनी चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स, आपकी अगर अजम्पशंस नॉर्मल की फॉलो यानी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल को फॉलो नहीं कर रही तो वो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़े से रिज़ल्ट्स में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो इसलिए आपकी जो जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्टिंग फॉर वेरिएंस कर रहे हैं, वेरिएंसेस को टेस्ट कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर को टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो अजम्पशंस है वो नॉर्मल को फॉलो करना चाहिए। यानी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो, अगर वो वायलेट हो जाती है यानी नॉर्मल को फॉलो नहीं करती तो वो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो हम फर्दर देखेंगे बाद में। सो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो करनी चाहिए। इन शॉर्ट ये आपका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपके पास है जी एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आज के इस टॉपिक का हमारा लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर हम इसको देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इनको एज ए एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से
और कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, it is basically ratio of the two independent chi-square random variables, the ratio of two variances, यूँ भी आप कह सकते हैं। So अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, let u and v be two independent random variables having chi-square distribution with v1 and v2 degree of freedom respectively, then the distribution of the random variable f. So देखें दोनों ही जो आपके पास वेरिएबल हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन chi-square है। So अगर आप इसको नोट करें कि u और v दोनों ही chi-square को फॉलो कर रहे हैं, और जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम u का डिग्री ऑफ फ्रीडम v1 के इक्वल है और v का डिग्री ऑफ फ्रीडम v2 के इक्वल है, ठीक है। सो इसका डेंसिटी फंक्शन अगर आप बनाना चाहें chi-square सॉरी एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, तो कुछ इस तरह बनता है, और इसका पैरामीटर भी आपके पास दो पैरामीटर हैं, एक v1 और v2। जबकि आप chi-square डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो उसमें एक सिंगल पैरामीटर है, v सिंपल v डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना उसका पैरामीटर है। लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स हैं, एक v1 है दूसरा v2 है, यानी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में दो आपके पास पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, v1 और v2, दोनों ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी रेंज है, इसकी भी 0 टू इन्फिनिटी रेंज है, ठीक है, यानी कि इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी रेंज है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है या राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। टी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिक है, यानी कि वो आपकी माइनस वाली साइड पे भी होता है, प्लस वाली साइड पे भी होता है, नेगेटिव स्क्यूड भी हो सकता है, पॉजिटिव स्क्यूड भी हो सकता है। लेकिन chi-square डिस्ट्रीब्यूशन वो और chi-square डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आपके पास राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन अपने माइंड में रखें, फिर इसको आपने फर्दर कैसे इसकी अगर यहाँ पर देखिए 1 माइनस अल्फ़ा v1 v2 होगा, तो इसका अल्टरनेटिव अगर आप यूज़ करें 1 ओवर एफ अल्फ़ा v2 v1, ये बेसिकली ये आपके टेबुलेटेड वैल्यूज़ हैं कि आपने कैसे इनको टेबल में देखना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यूज़ करेंगे, अगर आप 1 माइनस अल्फ़ा लेते हैं यानी कि लेफ्ट साइड पे लेते हैं तो ये होगा, राइट साइड पे जाएंगे तो इस तरह यूज़ करेंगे। बहरहाल ये इसको हम फर्दर अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इसको। So simply we can say that the F distribution is the ratio of two variance estimates, यानी F distribution is the ratio of two chi-square random variables and F distribution is the ratio of two variances। ये भी हो सकता है दोनों सिचुएशन में, यानी chi-square भी बात ठीक है और वेरिएंसेस वाली भी बात ठीक है कि आपका ये एज ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज हो सकता है। F इज इक्वल टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज होगा मोस्टली। यहाँ पर इसको आप एस्टिमेटेड सिग्मा वन स्क्वायर लिख रहे हैं कि आपने सिग्मा वन स्क्वायर के लिए जो वेरिएंस एस्टिमेट किया है वो S1 स्क्वायर को इक्वल आता है। दूसरी चीज़, जब हम टेस्ट एज ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे तो S1 स्क्वायर जो है ना ये लार्जर होना चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू लार्जर होनी चाहिए, ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखें। दूसरा आप सिंपली ये भी कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ द टू chi-square random वेरिएबल, ठीक है। और इसका अगर मीन की अगर आप बात करते हैं कि मीन किसके इक्वल है, तो इसका मीन सिंपली v2 ओवर v2 माइनस 2 के इक्वल है, ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। सो इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि और इसमें क्या इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन की। एफ डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स, ये भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि v1 एंड v2, जिसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 या डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कह सकते हैं। द शेप ऑफ एफ चेंजेस विद दीज, आप देखें ना शेप ऑफ एफ जो है ना वो चेंज हो सकती है डेफिनेटली। एक तो ये उसकी रेंज हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, इस बात को मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। और शेप जो है ना वो chi-square से मिलती जुलती है, ठीक है, क्योंकि राइटली स्क्यूड है, वो भी राइट स्क्यूड है, ये भी राइट स्क्यूड है। इसका टेबल यूज़ होता है, इसका अलग टेबल एक बनाया हुआ है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी यूज़ करना होता है हमने अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने के लिए। अच्छा, ये वन टेल अगर यूज़ होगा या टू टेल होगा तो वो भी हम सारी चीज़ें देखेंगे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन टेबल्स को। जैसे जैसे हम अपने लेक्चर को आगे लेते जाएंगे, कैरी करेंगे, तो इंशाल्लाह हम आगे फर्दर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ जब जाएंगे तो हमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ करना पड़ेगा, काई भी और टी स्केयर सॉरी टी डिस्ट्रीब्यूशन भी। अच्छा, अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन होता है, पहले तो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कुछ इस तरह भी बन सकता है इसका, इसमें v1 इज इक्वल टू n1 माइनस 1, v2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है,
ये इसकी कुछ क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, यानी क्रिटिकल वैल्यूज़ मतलब है कि आपने अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कब एक्सेप्ट करना है, सॉरी आपने अपना कब एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि अभी हमने इसको फर्दर डिस्कस नहीं किया, अपने टेस्टिंग की तरफ नहीं आए, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं देखते हैं। ये आगे हम जाके यूज़ करेंगे कुछ क्रिटिकल वैल्यूज़। अब इसका रिलेशन आप देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल काई स्क्वायर के साथ इसका एक रिलेशन बनता है, उसको देख लेते हैं कि वो क्या रिलेशन है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका नॉर्मल के साथ भी लिंक करता है और डेफिनेटली एफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी लिंक करता है। तो नॉर्मल के साथ कैसे करता है, स्क्वेयर्ड एंड सम्ड, मतलब आपने अपने रैंडम वेरिएबल जो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा तो उसका स्क्वायर और फिर उसको सम करेंगे, वो आपके पास हो गया काई स्क्वायर। एफ इज द रेशो ऑफ टू काई स्क्वायर, ये भी बात हो गई कि काई स्क्वायर के साथ इसका लिंक ये बन रहा है कि जब टू काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल के लिए रेशो लेंगे तो वो एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और उसको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे। A chi-square divided by its degree of freedom is a variance estimate that is the sum of square divided by degree of freedom। अच्छा, अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टी स्क्वायर के साथ क्या लिंक बनता है, सॉरी टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी ये रिलेशन है एफ और टी का। जब टी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर फॉर एग्जांपल आपने टी को सॉल्व किया है और उसका स्क्वायर ले लें तो वो एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इफ यू स्क्वायर टी यू गेट एन एफ विद 1 डिग्री, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा जो कि न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम वी होगा। अच्छा, ये दो डिग्री, दो पैरामीटर होते हैं ना एफ के, एक v1 और v2, तो ये जो 1 है ना ये आपका न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास दो पैरामीटर्स इसके पूरे हो जाएंगे, एक 1 होगा और दूसरा v होगा जब आप स्क्वायर करेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन का। राइट, क्लियर हो गया। तो ये आपके तीन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इनसे रिलेटेड कुछ आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट थे, इसको आज हमने क्लियर किया है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो अपने लेक्चर आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें हम इनकी जो है ना एप्लीकेशंस देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन या वी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ होता है। अब हमें पता है कि जी और टी जो है ना बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन को टेस्ट करने के लिए या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। फर्दर हमने इसको स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया था कि आज जो है ना हम ये कर रहे हैं, लेकिन फर्दर जब आप देखेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर दी ये देखें वी एंड टी आर क्लोजली रिलेटेड टू दी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, ठीक है। अब आप जब वी और टी डिस्ट्रीब्यूशन है इनको हम यूज़ करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए। सिमिलरली काई स्क्वायर एफ डिस्ट्रीब्यूशन को आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे वो हम कैसे करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अगर आपका क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू। अल्लाह हाफिज़।